यूक्रेन से भारत पहुंची इटारसी की बेटी आयुषी बड़कुल से हमारे चैनल के संवाददाता मनीष यादव की खास बातचीत। अपने वतन वापस पहुंची इटारसी की बहादुर बेटी। रोमानिया से आयुषी बड़कुल इटारसी पहुंच गई हैं। रेलवे स्टेशन पर लेने आए पिता रामप्रकाश को देखकर वह भावुक हो गई और गले लगाकर रोने लगी। आयुषी बुखारेस्ट से फ्लाइट मिलने के बाद दिल्ली आई, जहां से अपने नगर इटारसी पहुंची। आयुषी इटारसी के गांव साकेत की रहने वाली है। वह यूक्रेन के टेर्नोपिल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस थर्ड ईयर की पढ़ाई कर रही थी। आयुषी ने भारत सरकार की सराहना करते हुए कहा कि रोमानिया की इंडियन एम्बेसी ने काफ़ी मदद की। वह यूक्रेन के हालात को बताते हुए सहम गई। बताया कि वह 2 दिन यूक्रेनियन बॉर्डर पर परेशान होती रही। -9 डिग्री टेम्परेचर में खुले आसमान के नीचे 48 घंटे गुजारने पड़े। आयुषी ने बताया कि वहाँ के हालात काफ़ी खराब हैं। आगे आयुषी ने बताया कि भारी मुसीबतों के बीच यूक्रेन बॉर्डर पर पार करने के बाद रोमानिया पहुंचने पर रोमानिया के स्थानीय निवासियों द्वारा सभी छात्र छात्राओं की अभूतपूर्व सेवा और मदद की गई। अब आयुषी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। आगे किस तरह की मदद उन्हें यूक्रेन से वापस कर रहे सभी छात्रों को मिलेगी, इसके लिए आयुषी ने मोदी सरकार से विनती की है। आयुषी के पिता एक बहुत छोटे किसान हैं। ऐसे में सरकार से उन्हें किस तरह की मदद मिलती है, यह देखने के विषय है। आयुषी के पिता ने बताया कि भारत सरकार लगातार उनसे संपर्क में थी। आयुषी के घर वापसी से परिवार सहित इटारसी शहर में खुशियां मनाई जा रही है। न्यूज़ 24 टाइम्स से संवाददाता मनीष यादव की रिपोर्ट। हमारी होनहार बालिका, एक इटारसी शहर की बहुत ही होनहार बालिका आयुषी बड़कुल, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या सफर रहा है उनका और किस तरह से अनुभव रहे हैं भारत वापस आने के लिए। जी, क्या सफर रहा है आपको वहां से आने का, किस तरह से? लोगों को कम से कम 5 या 6 दिन हम लोग पूरा ट्रैवल किए हैं जी, दिल्ली तक। जी, हम लोग 25 को हम लोग सुबह वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हम लोग को बोला गया था कि आज से शायद रेड अलर्ट आपके सिटी में चालू हो जाएगा। तो हम लोग वहाँ से निकले हैं 25 को मॉर्निंग में। हम लोग अपना प्राइवेट बस किए थे, करीब 50 to 70 स्टूडेंट्स थे। तो हम लोग सारे बस करके फिर वहाँ से हम लोग। आप यूक्रेन में किस जगह पर थे, आपके शहर? टर्नोपिल सिटी में हम लोग थे, टर्नोपिल स्टेट में। फिर उसके बाद हम लोग सुबह बस करके हम लोग रोमानिया बॉर्डर पे गए, क्योंकि पोलैंड बॉर्डर काफी क्राउडेड थी। वहाँ का हम लोग को एडवाइजरी था कि वहाँ नहीं जाए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत लोग थे। तो हम लोग रोमानिया बॉर्डर हम लोग पहुँचे हैं शाम को 4 बजे। फिर हम लोग वहाँ से 10 किलोमीटर पैदल चले हैं। हमने 1 आवर में पूरा डिस्टेंस कवर किया है। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ खड़े रहे 2 दिन तक। रात को हम लोग 4-5 बजे हम लोग वहाँ जाके बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। वहाँ से फिर हम लोग रात को 3 बजे तक वहाँ खड़े रहे कि हम लोग को निकाला जाएगा, लेकिन उस टाइम तक कोई प्रॉब्लम। तो उस समय तक कोई भारत सरकार से मदद पहुंची थी आपके पास, या कोई कांटेक्ट था एम्बेसी से? जी नहीं, किसी एम्बेसी ने सब लोग, जब तक हमारे सिटी में रेड अलर्ट नहीं था तब तक एम्बेसी से हम लोग बात किए थे। उन लोगों ने कहा था कि आप 3 डेज वहीं स्टे कीजिए, हम लोग आपको ले जाएंगे। लेकिन 3 डेज स्टे करने का वहाँ का हालत नहीं था हम लोगों का, क्योंकि खाना पानी सब शॉर्टेज था। हम लोग को बार बार बंकर्स में भेजा जा रहा था, क्योंकि रेड अलर्ट सायरन सारा बज रहा था वहाँ पे। अभी लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर कि गवर्नमेंट ने किसी तरह की सहायता नहीं दी है, या जो भी किराया लगा है यहाँ तक आने का। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने पूरी तरह से सहायता नहीं की है, लेकिन जो हमारा वहाँ से इवैक्यूएशन प्रोसेस है, जो हमारी स्टेट से हमें हमारे जगह से निकाल के बॉर्डर क्रॉस करवाने तक, वहां तक हमें कोई सहायता नहीं है किसी भी तरह की। आप अपनी प्राइवेट बसेस करके निकल के आ जाइए। एम्बेसी ने एडवाइजरी दी थी कि आप लोग अपना प्राइवेट व्हीकल करके आप लोग आइए, निकलिए वहां से। हम लोग सब अपना प्राइवेट व्हीकल करके निकले हैं वहाँ पे। और रोमानियन बॉर्डर पे हम लोग जो 2 दिन खड़े रहे हैं, वहाँ भी कोई हमारी हेल्प नहीं है। वहाँ पे कोई शेल्टर्स हम लोग को प्रोवाइड नहीं किए हैं। हम 2 दिन रात तक खड़े रहे। उसके बाद मैं मानती हूँ कि जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया है तो हमारे लिए प्रॉपर बसेस आई थी। हम लोगों को शेल्टर्स में भेजा गया है। हम लोग को 2 दिन जब हम लोग रोमानिया रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग को खाना पानी सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। फिर उसके बाद हमें फ्लाइट्स प्रोवाइड की गई है। ये खाना वगैरह सब ये एम्बेसी की ओर से था या फिर वहाँ के लोकल जारी कर दिए गए हैं? बोल दिया गया है कि कभी भी एयर स्ट्राइक हो सकती है, आप लोग सब बंकर्स में रहें। वहाँ पे बिल्डिंग्स के नीचे ऐसा बेसमेंट बना होता है लंबा अंदर तक, तो आपको उसमें रहना पड़ता है रात में। धूल वूल। तो हम लोग 9th फ्लोर पर रहते थे, तो हम लोग को जैसे ही सायरन बजते हैं कि आप सायरन बजेगा तो आप लोग नीचे भागेंगे सारे लोग। तो हम जैसे भी 12 बजे रात में सायरन बज रहा है, कभी भी बज रहा है, तो हम लोग नीचे बेसमेंट में हम लोगों ने 2 रातें निकाली हैं।
मेरा लास्ट क्वेश्चन है बाकी पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, आप उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहूंगी कि आप लोग स्ट्रांग रहें। मेरे पेरेंट्स ने मेरी बहुत मदद की। अगर वो लोग इतना स्ट्रांग नहीं रहते, अगर वो लोग वीक पड़ जाते यहाँ से, तो मैं वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाती, इतना दिन 2 दिन बॉर्डर पे नहीं रह जा पाती। थोड़ा आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा और स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी। आप लोग अपने बच्चों को इनकरेज करेंगे तो ही बच्चे वहाँ पे खड़े रह पाएंगे बॉर्डर्स पे। जो इतने एडवर्स कंडीशंस हैं उसमें आपको अपने बच्चों को बोलना है कि आप वहीं रुकिए, निकल जाएंगे। थैंक यू आयुषी। अभी हमारे साथ में मौजूद थी आयुषी। जो अपने भारत वतन वापस लौट चुकी हैं, अपने घर पर हैं, सुरक्षित हैं और कहीं ना कहीं पीड़ा मन में है उनकी जरूर, लेकिन ओवरऑल वो मोदी सरकार से और व्यवस्था से खुश है। न्यूज़ 24 से मनीष यादव। तो वहाँ पे हम लोग को खाना पानी सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। फिर उसके बाद हमें फ्लाइट्स प्रोवाइड की गई है। ये खाना वगैरह सब ये एम्बेसी की ओर से था या फिर वहाँ के लोकल लोगों, एक हम लोग जहाँ रहे थे वो एनजीओ एक था, उन लोगों ने जाके खुद अपना कांटेक्ट किया था एमबीसी से कि हम बच्चों की हेल्प करना चाह रहे हैं, तो आप बताइए। तो लड़कों को एक पूरा चर्च था उसमें रखा गया था और लड़कियों को 4 के ग्रुप में फैमिलीज अपने घर लेके गई थी, वो पूरी कॉलोनी वाली। और वहाँ की जो रोमेनियन लोग हैं, मैं उनका स्पेशली थैंक यू कहना चाहती हूँ। उन लोगों ने हमारा बहुत हेल्प किया है। हम लोग वहाँ जो 2 दिन स्टे किए हैं, हमें ऐसा लगा नहीं कि हम लोग अपनी फैमिली से बाहर रह रहे हैं। वो जो वहाँ के लोग हैं बहुत सपोर्टिव है। वहाँ उन्होंने हमारा सारा खाना पीना, कपड़े उन लोगों ने हमारे धोए हैं। हम लोग 2 दिन वहाँ रहे। उन्होंने अपना मास्टर बेडरूम हम लोगों को दिया रहने के लिए कि आप लोग रहिए, हम लोग गेस्ट रूम में रहते हैं। काफ़ी सपोर्टिव वहाँ के लोग हैं। आयुष जी, अभी सरकार से आप क्या चाहती हैं और वहाँ पे अभी कितने बच्चे फंसे हुए हैं, कुछ अनुमान है इसका आपको? अभी जैसे गवर्नमेंट बता रही है, बोल रही है कि हमने 10,000 स्टूडेंट्स निकाल लिए हैं, पर वहाँ पे ऑलमोस्ट 20,000, मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स हैं, तो काफ़ी लोग अभी वहाँ हैं। और हम जहाँ से निकले हैं वो सिटी मैं कहूँगी कि काफ़ी सेफ थी। जो बच्चे अभी बॉर्डर रशिया यूक्रेन बॉर्डर पे है, खार्किव, सूमी, ये बच्चे तो बहुत परेशान है। खाना पानी सब खत्म हो चुका है। वो लोग जो स्नो है वहाँ गिर रही है, वो मेल्ट करके वो लोग पी रहे हैं। इतना वहाँ पे खराब हालत है अभी। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन लोगों को निकाला जाए, उसके बाद हमारे फ्यूचर के लिए एटलीस्ट हम लोग अब वहाँ पे क्या कंडीशन बनता है, या बिल्डिंग सारी टूट चुकी हैं, हम लोग को वापस बुलाया जाता है नहीं बुलाया। आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा था वहाँ पे? मेरा 5th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था इस बार, 3rd ईयर। तो जाहिर सी बात है अब नेक्स्ट आपका फ्यूचर स्पॉइल हो चुका है ना? जी हाँ, अभी तो कोई होप्स नहीं है किसी भी चीज का, मतलब कुछ श्योरिटी। तो गवर्नमेंट से आप कुछ कहना चाहेंगे मोदी सरकार से? जी हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि हम लोग का एडमिशन का कुछ ना कुछ तो किया जाए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में अगर एडमिशन मिलेगा तो फिर कोई नहीं जा पाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से गए ही वहाँ इसलिए क्योंकि हमारी फाइनेंशियल स्टेट इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग 2 करोड़ 1 करोड़ पूरा पैसा दे सकें। तो हम लोगों को जिस कॉस्ट में हम लोग वहाँ पढ़ रहे थे, एटलीस्ट वो कॉस्ट प्रोवाइड की जाए, या तो फिर हमें ऐसा कुछ किया जाए जिसमें हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेट देख के हम लोग उसमें कॉलेज में एडमिशन ले सकें। गवर्नमेंट कह रही है कि हम प्राइवेट सेक्टर में आप लोग को एडमिशन देंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में हम लोग ले ही नहीं सकते एडमिशन। हम लोग अभी 30 लाख मैक्स 40 लाख में हम लोग पूरा वहाँ 6 इयर्स रहना, खाना, आपका हॉस्टल फीस सब कुछ मिला के हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं। अभी हम यहाँ वापस आएंगे, यहाँ हमें 70-80 लाख हम लोग वही देंगे कॉस्ट, हम लोग नहीं दे पाएंगे। कॉलेज का ही सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारे भोपाल के कॉलेजेस ही आप बोल रहे हैं, मेडिकल चिरायू वगैरह बोल रहे हैं, तो 13 लाख 15 लाख वहाँ की पर ईयर फीस है, हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं इतना। 18 लाख मेरा। तो मैं यही चाहूंगी कि हमें इन द कॉस्ट जिसमें हम जितना हम बेयर कर सकते हैं उतने में एटलीस्ट हमें एडमिशन दिया जाए। घर पे आकर काफी खुशी का माहौल लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? घर आके तो अच्छा ही लग रहा है। हम लोग वहाँ 2 दिन खड़े रहे हैं, -9 डिग्री टेम्परेचर रहा है, बारिश हुई है, वहाँ कीचड़ पूरा विदाउट एनी शेल्टर, खुले आसमान में हम लोग बॉर्डर पे खड़े रहे हैं। वहाँ पे ठंडी में काफी बच्चे मेरे सामने ही फेंट हुए हैं, हाइपोथर्मिया हुआ है बच्चों को। एक लड़के का एम्पुटेट करना पड़ा था लेग, इतना ज्यादा उसको ठंडी फ्रॉस्ट बाइट हो गया था। तो बस यही है कि अब आगे जो है बाकी बच्चों को निकाला जाए और फिर हम सब लोगों का कुछ किया जाए। ओवरऑल आप खुश है घर आकर और गवर्नमेंट से खुश है? मतलब जी हाँ, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने हेल्प नहीं किया है, पर अगर ये सब थोड़ा पहले ध्यान दिया जाता है इस चीज पे, अगर ज्यादा केयरफुल रहे होते। मैं अभी भी बहुत हम लोग का हेल्प हो रहा है, काफी जो एयरक्राफ्ट हैं वो सब जा रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं, काफी खुश है हम लोग उस चीज के लिए भी। लेकिन अगर थोड़े टाइम पहले जब
जहाँ वहाँ पे वार्निंग्स चल रही थी, तब अगर एडवाइजरी दी जाती कि आप अपने पैसे से ही निकल जाइए तो बच्चे निकल जाते। लेकिन हमारे नॉलेज में यहाँ तक है कि गवर्नमेंट ने कहा था कि पहले ही वहाँ से निकल जाए, ऐसा कुछ? जी हाँ, वहाँ पे हमको एडवाइजरी मिली है। हमको ये कहा गया है कि जिन बच्चों का रहना एसेंशियल नहीं है, तो हमारे तो ऑफलाइन कॉलेजेस चल रहे हैं, हमें तो रहना पड़ेगा। जिन बच्चों का रहना एसेंशियल नहीं है, ये क्लैरिटी कुछ नहीं है उस एडवाइजरी में। और एयर इंडिया का भी यहाँ से 3 इवैक्यूएशन फ्लाइट्स भेजी गई थी, लेकिन उनका कॉस्ट था 70,000 80,000। हम लोग जो नॉर्मल प्राइस है हमारी फ्लाइट्स का वो है 30,000 मैक्स, मैं आपको बता रही हूँ। तो 40 आपको अपने खुद पॉकेट से पे करना पड़ा या फिर गवर्नमेंट ने दिया है? अभी जो मैं आई हूँ तो वो तो गवर्नमेंट ने पे किया है। जब पहले 3 फ्लाइट्स भेजी गई थी वॉर के पहले इवैक्यूएशन, वो थी 70-80,000, तो वो हम लोग नहीं दे सकते एक टाइम का इतना। और हम लोग को इतना सीरियसली बोला भी नहीं गया था। हम लोग को कहा गया था जिन लोगों का एसेंशियल नहीं है यहाँ रहना वो लोग चले जाएं। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी जो थी वो ऑफलाइन क्लासेस चला रही थी, तो हम लोग नहीं निकल सकते हैं वहाँ से। हमारी एब्सेंस लगती है तो हमको पे करना पड़ता है जितनी एब्सेंस लगती है पर डे के। अच्छा, आयुषी आप वहाँ से अभी आ रहे हैं, देश से यूक्रेन से आ रहे हैं, तो वहाँ के हालात किस तरह के हैं? वहाँ पे हालात तो बहुत खराब है, अब तो बहुत ही खराब हालत हो चुके हैं। जब हम लोग थे तब वहाँ एटलीस्ट हम लोग को खाना वाना आपका शहर सुरक्षित था वहाँ पे? हाँ, हम लोग का जो स्टेट है टर्नोपिल वो अभी भी काफी हद तक सुरक्षित है, लेकिन वहाँ पे कर्फ्यू लग चुका है। रेड अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं, बोल दिया गया है कि कभी भी एयर स्ट्राइक हो सकती है, आप लोग सब बंकर्स में रहें। वहाँ पे बिल्डिंग्स के नीचे ऐसा बेसमेंट बना होता है लंबा अंदर तक, तो आपको उसमें रहना पड़ता है रात में। धूल वूल, तो हम लोग 9th फ्लोर पर रहते थे, तो हम लोग को जैसे ही सायरन बजते हैं कि आप सायरन बजेगा तो आप लोग नीचे भागेंगे सारे लोग। तो हम जैसे भी 12 बजे रात में सायरन बज रहा है, कभी भी बज रहा है, तो हम लोग नीचे बेसमेंट। खुशियाँ तो महसूस होंगी जब किसी की बेटी वापस आती है और अपने वतन जब वापस आती है इतनी अव्यवस्थाओं के बावजूद युद्ध की स्थिति में, तो खुशी का माहौल तो है। मगर इसके साथ साथ एक मन में दुविधा, बहुत बड़ी दुविधा ये है उसके भविष्य के निर्धारण के लिए मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है कि वो सारे बच्चों के भविष्य के लिए एक निश्चित मापदंड तय करें जो वो अपनी शिक्षा को पूरी कर पाए। जी। और जब आयुषी यहाँ पर नहीं पहुंची थी तब किस तरह का माहौल था? घर में तनाव का माहौल रहा होगा, उस समय संपर्क नहीं हो पा रहा होगा या ऐसा कुछ? उस समय 2 दिन संपर्क नहीं हो पाया था, बैटरी बैकअप खत्म हो गया था इन लोगों का। जी। खाने पीने की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी, तो मैसेज आते थे कि हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे करके। तो उस समय जब रिश्तेदारों के या अन्य लोगों के फ़ोन आते थे तो बड़ी पीड़ा महसूस होती थी। जी। फाइनली खुश हैं अभी आप? अभी तो बेटी घर पर है और बहुत खुश हैं। और भारत सरकार और अन्य बच्चों के लिए भी मदद पहुंचा पाए और वो बच्चे भी जो रह गए हैं वहाँ वो अपने अपने घर वापस आ पाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं के साथ। डेली जो देखते थे जी न्यूज़ में, इनकी थोड़ा दुख होता जी। और ये चिंता लगी रहती भाई, एक तो वहाँ का एटमॉस्फेयर भी कोल्ड है। जी। और ये लोग जैसे वो बता रहे थे कि हम लोग बाहर ओपन में खड़े रहे। जी, बहुत तकलीफ वाला विषय है ये, जरूर। बहुत तकलीफ। अंकल भावुक हो गए हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ।